नमस्कार प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आज से अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि प्रारंभिक विद्युत की। और जो आपने अब तक पढ़ा है, चाहे वो एटम थ्योरी से रिगार्डिंग आपने वीडियो देखी होगी, या फिर आपने आवेश से रिलेटेड कुछ वीडियो देखी होगी, या आपने कूलाम्ब्स लॉ से संबंधित कुछ वीडियो देखी होगी, वो सब का सब अब धीरे धीरे आपके आगे आने वाले जो चैप्टर रहेंगे उनमें यूज होता रहेगा। यानी कि जो पीछे आपने सीखा है उसमें कम से कम मैं कहूँगा कि 4 से 5 नंबर का तो सिलेबस कवर हो गया अच्छे से, और वो जो टॉपिक है वो आगे आने वाले टॉपिक में आपके बार-बार कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहेंगे। तो होप सो कि आपने वीडियो देखी होगी, पीडीएफ को पढ़ा होगा और फिर से वीडियो को देखा होगा जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम सिलेबस को स्टार्ट किया है। और कभी-कभार ऐसे भी सोचा करो कि टाइम टेबल बनाना होता है खुद से, कि वीक में एक ऐसा दिन डिसाइड करो कि जितनी वीडियो आपने देखी है, जितनी भी वीडियो मतलब आपने अब तक 10 वीडियो देखी हो, तो 10 के 10 वीडियो की एक दिन आराम से एक जगह बैठकर मेरे ख्याल से 25 से 30 मिनट लगेंगे, सारी की सारी पीडीएफ को पढ़ लिया करो। पहले क्लास में सर ये ने ये करवाया था, दूसरी क्लास में ये करवाया था, तीसरी क्लास में, और हो सकता है तो कोई एक पेज पे पूरी एक क्लास के मेरे ख्याल से 5 या 6 या 7 पेज होते हैं। तो पूरी एक क्लास के मेन पॉइंट है ना एक पेज पे लिख लिया करो, है ना? एक पेज पे लिख लिया करो 4 या 5 लाइन या 6 लाइन में। ऐसे नहीं लिखना कि जैसे विद्युत धारा को, है ना, एम्पीयर में मापते हैं, मापने वाला यंत्र एमीटर होता है, ऐसे नहीं लिखना एम्पीयर, एमीटर। बस बाकी आपको जो अगर क्लास अच्छे से लगाई होगी, पीडीएफ को बार-बार पढ़ा होगा तो बाकी लाइन अपने आप याद आ जाएँगी। इसे बोलते हैं सुपर नोट्स। नोट्स सारा कुछ लिखना, सुपर नोट्स मतलब मेन की पॉइंट लिखना। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो और वीक में 1 दिन ऐसा हो कि आप वीडियो ना देख के सारी की सारी जितनी भी क्लासें अब तक आपने देखी है, उन सब की पीडीएफ को आप रीड आउट करो। ठीक है? तो ऐसा करने से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मैं बताऊँ कि ये थ्योरी है ना, ये एक तरफ़ा राज लेके बैठी है। यानी कि 75% का अगर मान के चलो सिलेबस आपके एएलएम, एसए या जेईई के किसी एग्ज़ाम में, या कोई और भर्ती है जिसमें मान के चलो वेरी करता है, वैसे तो किसी में 50 नंबर के, किसी में 40 नंबर, लेकिन एक तरफ़ा राज होता है। बच्चे ना अगर जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो एक मतलब सोच के देखो, 1 या 2 नंबर के लिए ना पूरी-पूरी बुक पढ़ते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? और यहाँ 75 नंबर के लिए मात्र 1 कोर्स, 1 बुक और 1 ही पीडीएफ को पढ़ना है, एक ही प्रकार की पीडीएफ को पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से इससे आसान रास्ता नहीं होगा, है ना? इससे आसान मार्क्स आपके लिए अचीव करना नहीं होगा कुछ भी। तो बहुत आसान है और बहुत ईज़ी है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करके वीडियो को देख के और पीडीएफ को पढ़ना होता है। तो स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आरंभिक विद्युत की, अपनी सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और पहले छोटी-छोटी डेफिनेशन को पढ़ते हुए चलेंगे। जो एग्ज़ाम में पूछी गई है, उस पे मैं स्टार लगा दूँगा, इम्पोर्टेंट बताता रहूँगा और बाकी जो रीड आउट करने का है, वो जस्ट रीड आउट करना है। जैसे विद्युत, विद्युत के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, थेल्स नाम के, है ना? ईसा मसीह के 600 वर्ष पूर्व या 2600 वर्ष पूर्व, उन्होंने एम्बर नामक पदार्थ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा था, तो कागज के छोटे-छोटे टुकड़े उसकी तरफ आकर्षित हुए थे। उस प्रभाव को इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, वो जो शब्द निकला ना इलेक्ट्रिसिटी, उस प्रभाव को इन्होंने इलेक्ट्रिक कहा था, विद्युत कहा था। और विद्युत इलेक्ट्रिक ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन से निकला है, जिसका मतलब होता है एम्बर या गोंद। आपको बताई ना थ्योरी। और उसी से फिर विद्युत को इलेक्ट्रिक शब्द था जो इलेक्ट्रॉन से निकला है, जो आज आगे चलकर या फिर ये कहूँ इंग्लिश भाषा में इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। यही बात है ना? ठीक है। पढ़ के देखिए, विद्युत आवेशों की मौजूदगी, मतलब विद्युत में होंगे क्या? आवेश होंगे। विद्युत में मेनली क्या चीज होंगे जी? आवेश होंगे। आवेश मतलब समझते हो ना? जो हमने एटम वाली थ्योरी में पढ़ा था कि एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, छुआ या देखा नहीं जा सकता। तो विद्युत आवेशों, ये जस्ट पढ़ना है, यहाँ से कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं पुट होगा। विद्युत आवेशों की मौजूदगी और बहाव से जुड़े भौतिक परिघटनाओं का समुच्चय को विद्युत कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि विद्युत के अंदर क्या है? भाई विद्युत के अंदर ये है कि आवेशों की मौजूदगी, आवेश होंगे और उनके से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, है ना? उनसे
और बहाव से जुड़े मतलब आवेश को, दो प्रकार का आवेश होगा, एक तो जिसको सिर्फ आप आकर्षण या प्रतिकर्षण से महसूस कर सकते हैं और एक प्रकार का आवेश जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेज सकते हैं। तो कह रहे हैं कि विद्युत के अंदर ना आवेश की मौजूदगी होगी और उसका बहाव से जुड़े जितने भी भौतिक परिघटनाएं होगी, जितने भी भौतिक उससे रिलेटेड, भौतिक मतलब क्योंकि ये फिजिक्स की एक शाखा है तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को विद्युत कहते हैं। ये जस्ट रीड करना है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है। अर्थात इसे न तो देखा जा सकता है। अब विद्युत को ना तो देखा जा सकता है, ना ही इसे छुआ जा सकता है। केवल इसके प्रभाव के माध्यम को महसूस किया जा सकता है। इसके प्रभाव के माध्यम को महसूस किया जा सकता है। आप मेरे को अब ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप अपनी स्क्रीन पे देख के पढ़ रहे हो, तो ये पॉसिबल है किसके माध्यम से? विद्युत के माध्यम से। तो ये विद्युत नहीं आ रही है आपके पास, ये तो आपके पास मेरी वीडियो और मेरी ऑडियो आ रही है, लेकिन इसके पीछे जो रोल प्ले कर रहा है वो किसका है? इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का ही प्रभाव है। तो विद्युत के अंदर क्या किया जाता है? ना तो इसे देखा जा सकता है, ना इसे छुआ जा सकता है, इसके केवल प्रभाव को के माध्यम को महसूस किया जा सकता है। ये जस्ट रीड करना है। आवेश, ये इंपॉर्टेंट लाइन है और ये पूछी गई है पेपर में। क्या कहा है, इसे ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि आवेशों का समानांतरण ही विद्युत की जननी का कारण है। आपसे पूछा जाता है कि विद्युत क्या है? विद्युत क्या कहेंगे? आवेश का स्थानांतरण, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ही क्या है? विद्युत है। तो आवेश का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ही विद्युत की जननी का कारण है। क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो विद्युत आया ना, स्टार्टिंग में जो विद्युत आया जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण, उसकी एक तो मात्रा ज्यादा नहीं थी, दूसरी बात उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते थे, तीसरी बात उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं थी। भाई आप उसको महसूस कर सकते थे, उसके बलबूते पर कोई काम नहीं कर सकते थे। फिर क्या किया? फिर ये सारी थ्योरी देते हैं थेल्स नाम के साइंटिस्ट। फिर आते हैं वोल्टा जी, 1900 शताब्दी की बात है तकरीबन। वोल्टा जी आते हैं और वो इस आवेश को अलग अलग माध्यम से, कोई रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, है ना, कोई विद्युत प्रभाव के द्वारा, जो आप आगे चलकर पढ़ोगे अलग अलग, क्योंकि आवेश को बनाने के लिए भी अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो फिर इसको पहले बनाया और बना के फिर इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया है, यही क्या बन गया आगे चल के? आवेशों का स्थानांतरण कहा, जो विद्युत की जननी का क्या बना? कारण बना। विद्युत की जननी का क्या बना बेटा? कारण बना। तो आज के टाइम में बेटा आप जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, वो इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी आप एप्लीकेशन देखते हो, ज्यादातर वो आवेश के स्थानांतरण, आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने के कारण ही उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन को आप देख पाते हो या पढ़ पाते हो। आधुनिक समाज में, आधुनिक समाज के जीवन में लगभग सभी पहलुओं में बिजली का उपयोग होता है। आधुनिक समाज में, आज के इस वर्तमान मतलब जनरेशन के इस वर्तमान टाइम में कोई भी ऐसा काम होगा, कोई भी ऐसा काम अछूता होगा जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज ना करता हो। चाहे आज आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप पढ़ने के बाद बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद एग्जाम देने जाओगे, चाहे ऑनलाइन पेपर हो, ऑफलाइन पेपर हो, ऑफलाइन पेपर हो ओएमआर सीट भर के आओगे, तो वो ओएमआर सीट को रीड करने वाला ओएमआर रीडर होता है ना। फिर आपका रिजल्ट आएगा ऑनलाइन माध्यम से आएगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से आएगा, या फिर कोई माध्यम से आएगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट आप ज्वाइनिंग करने जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसको स्कैन करके देखा जाएगा, आपके थंब लिए जाएंगे। इतने भी काम अगर मैं गिनाऊं तो मेरे ख्याल से इतनी लंबी चौड़ी सेक्टर है, इतने लंबे चौड़े सेक्टर है, और उन सेक्टर के अंदर भी इतनी सारी एप्लीकेशन है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के पॉसिबल ही नहीं है। आज कोई भी छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम किसके माध्यम से होता है? इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से होता है। तो जस्ट ये पढ़ना था, एक बार फिर से रीड आउट कर लेते हैं। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के आवेश की मौजूदगी और उसका बहाव एक स्थान से उसके दूसरे स्थान पर जुड़े, मतलब बहाव करना, भेजना से जुड़े सभी भौतिक परिघटनाओं को अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विद्युत कहा जाता है। कहता है कि अर्थात इसे ना तो छुआ जा सकता है, ना इसे देखा जा सकता है, इसके सिर्फ प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। आवेशों के स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ही विद्युत की जननी है। और आधुनिक समाज में जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी पहलुओं को आप देख पा रहे हो, वो किसके माध्यम से पॉसिबल है? वो आपके बिजली के उपयोग से ही पॉसिबल हो पा रहे हैं, बिजली के ही माध्यम से उनको किया जा रहा है। ये जस्ट रीड करना था, हो गया। नेक्स्ट देखिए, फिर कह रहे हैं कि विद्युत के प्रकार। इस विद्युत को हमने मेनली पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी स्टैटिक, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ इसको दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेटा यहाँ से फिर हम विद्युत पे जाने वाले हैं। विद्युत तो देख लिया हमने, हम जा रहे हैं
विद्युत के ऊपर आगे चलकर विद्युत धारा पर, उस विद्युत धारा पर पहुंचने के लिए जस्ट इसको एक बार पिछला जो पढ़ा था उसको रिवाइज करना है, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं इसमें इंक्लूड करके बताऊंगा आपको। तो उसके माध्यम से फिर हम देखो, सबसे पहले एटम पढ़ा, एटम को पढ़ने के बाद हमने किसको पढ़ा, हमने पढ़ा चार्ज को। तो जब चार्ज पढ़ाया तो थोड़ा सा मैंने एटम वाला रिपीट किया। अभी लास्ट वाले में क्या होता है, बैलेंस फ्री, फिर चार्ज बनेगा। फिर चार्ज के बाद हमने नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ा वो कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ को पढ़ा तो थोड़ा सा मैंने चार्ज का रिवाइज करवाया। फिर कूलाम्स लॉ के बाद हमने एक्स्ट्रा पढ़ा, लास्ट वाला पढ़ा था कौन सा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फिर कूलाम्स लॉ को थोड़ा सा मैंने लिंक करके बताया। आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, हम जाएंगे विद्युत धारा पर। तो मैं थोड़ा सा पीछे वाला लिंक करके आपको बता रहा हूं ताकि चीजें ना लिंक करते हुए आगे बढ़े और अच्छे से समझ में आए। और यहीं से तो फिर किसका जाएगा, यहीं से तो हम विद्युत धारा पे, विद्युत से विद्युत धारा। विद्युत क्या है, विद्युत चार्ज है ना, एक प्रकार का आकर्षण और प्रतिकर्षण है। और उसको जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने लग जाएंगे तो वो विद्युत धारा बन जाएगी। तो विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के मेनली दो प्रकार है जिनको हम मुख्यतः पढ़ते हैं, एक है स्थैतिक विद्युत और दूसरा है गतिक विद्युत। स्थैतिक विद्युत को क्या कहेंगे जी, स्टैटिक, क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि ये वो विद्युत है सर जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जा सकता। इसके अंदर सिर्फ आकर्षण और प्रतिकर्षण आता है। और सर इसको थेल्स नामक साइंटिस्ट ने, है ना, कहरवा नामक पदार्थ को, एम्बर एम्बर कहरवा नामक पदार्थ को सिल्क के कपड़े से रगड़कर फर्स्ट टाइम प्रमाणित किया था। यही है वो। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो दूसरा इसका विद्युत का प्रकार है उसको गतिक विद्युत कहते हैं, यानी कि उसको डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहती है। यानी कि सर ये वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। और यही अपने विद्युत, यही विद्युत जो गतिक विद्युत है वही अपने क्या, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि सही में विद्युत धारा के जनन का कारण बनेगी। और इसके अंदर हम देखते हैं कि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हम देख पा रहे हैं। और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए हम किसी कंडक्टिंग वायर, चालक तार का प्रयोग करते हैं जो अपने अंदर से करंट को बहुत इजीली पास होने देगा। ठीक है, तो इन दो को हमें पढ़ना है। सबसे पहले कौन है, स्टैटिक विद्युत की, कौन सा है सबसे पहले, स्टैटिक विद्युत की, यानी कि बेसिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़िए जरा। स्टैटिक विद्युत की, स्टैटिक विद्युत दो वस्तुओं के किसी रगड़ या घर्षण के कारण, या तो बेटा उनको रगड़ दीजिए, रगड़ और घर्षण के कारण ही किसका जन्म होता है, स्टैटिक विद्युत की। घर्षण मतलब फ्रिक्शन, क्या करके, फ्रिक्शन कर कर, यानी कि इन दोनों को आपस में रगड़ कर, है ना, रगड़ कर किसका किसका किसको पैदा किया जाता है, स्टैटिक विद्युत की को पैदा किया जाता है। समझा है हमने, पहले भी पढ़ा है और आप भी इस बात को दोबारा पढ़ रहे हो। स्थैतिक विद्युत में इलेक्ट्रॉन का विराम अवस्था में होता है बेटा। इसमें इलेक्ट्रॉन अगर एक स्थान से वैसे तो पता ही है ना आपको, इलेक्ट्रॉन को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज देंगे, इसका मतलब हम, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, आवेश है। और जब चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे वो तो गतिक विद्युत की हो जाएगी। इसका मतलब स्टैटिक विद्युत की, स्टैटिक मतलब फिक्स वाले विद्युत की में हम सिर्फ चार्ज, चार्ज मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन को घर्षण या रगड़ के द्वारा पैदा तो कर लेंगे लेकिन उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते। यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, वो विरामावस्था में, विराम अवस्था में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जा सकता। हाँ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जा सकते हैं। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाएंगे, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी वो तो धनावेशित बॉडी हो जाएगी, और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आएंगे वो ऋणावेशित बॉडी हो जाएगी। अरे बेटा, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी जाएंगे तभी तो पता लगेगा कि इनके अंदर कुछ घटित हुआ है। एक्चुअल में जब हम रगड़ते हैं तो हम अपनी गतिक एनर्जी, जो अपने हाथ से फोर्स लगाते हैं, उस गतिक एनर्जी को हम अपने किस में बदल देते हैं, थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देते हैं। और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है ना, वो एक्चुअल में द्रव्यमान का आदान प्रदान के सेंस में पढ़ सकते हो, अभी आदान प्रदान होता है। यानी कि वहां टोटल चार्ज होता है ना, वो नियत रहता है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन त्याग करती है वो धनावेशित, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है ऋणावेशित। लेकिन इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम नहीं भेज रहे, कोई कंडक्टिंग वायर से नहीं भेज रहे, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी। जैसे मैं यहाँ कोम करता हूँ, कंघा करता हूँ, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। या फिर मैं प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ को जब मैं रगड़ता हूँ, है ना, बिल्ली की खाल से या उन्नी बस्तर से रगड़ता हूँ, या कांच की छड़ को उन्नी बस्तर से रगड़ता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है कांच की छड़ से उन्नी बस्तर पर। इलेक्ट्रॉन का एक मध्य, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर कोई कंडक्टिंग वायर से जाते तो उसको हम बोल देते गतिक विद्युत की।
स्थैतिक विद्युतकी के उत्पादन का श्रेय किसे जाता है? थेल्स नामक साइंटिस्ट को जाता है, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने को जाता है। और ये थेल्स नामक वैज्ञानिक वही है जिसने थेल्स प्रमेय दिया है। जबकि आवेशों का धनात्मक तथा ऋणात्मक गुण किसने दिया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है। धनात्मक और ऋणात्मक दो चीजें ध्यान रखनी है बेटा। ये जो विद्युत के उत्पादन, स्थैतिक विद्युत के जनन का उत्पादक करता है, पिता है जो है वो तो है थेल्स। लेकिन इस थेल्स ने जो सीधा बताया कि भाई कोई एक चीज को मैं महसूस कर पा रहा हूं, वो एक आकर्षण प्रकार का है। लेकिन फिर इसको दो कैटेगरी में, एक कौन सा, एक बताया धनात्मक और दूसरा बताया ऋणात्मक। इस गुण को किसने बताया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया है। और बेटा ये बेंजामिन फ्रैंकलिन वही है जिसने तड़ित चालित बनाया है। किसका बनाता है? तड़ित चालित मतलब आकाशीय बिजली से सुरक्षा प्रोवाइड करवाने वाला एक प्रकार का कॉपर से निर्मित, कॉपर मतलब तांबे से निर्मित क्या होता है? बिजली सुरक्षा यंत्र। तड़ित चालक मतलब लाइटिंग अरेस्टर, जो हमें आकाशीय बिजली से क्या करवाता है? सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्थित विद्युतकी के पिता जनन कौन है? थेल्स नामक साइंटिस्ट है। और थेल्स नामक साइंटिस्ट ने सिर्फ ये बताया कि एक प्रकार का चार्ज है। लेकिन इसको फिर दो कैटेगरी में, धनावेशित, धनात्मक और ऋणात्मक गुण में जो डिवाइड किया था, वो किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जो बच्चा नोट करना चाहे नोट कर ले। सबसे पहले विद्युतकी के प्रकार, एक तो हो जाएगा स्थैतिक, दूसरा हो जाएगा गतिक। स्थैतिक के अंदर आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि ये किसके द्वारा पैदा होता है। ये कहेंगे कि जी ये रगड़ या घर्षण के द्वारा पैदा होता है ना, फ्रिक्शन के द्वारा पैदा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? विरामावस्था में होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते। स्थैतिक विद्युतकी के उत्पादन का श्रेय थेल्स नामक वैज्ञानिक को जानता है। जबकि आवेशों के धनात्मक और ऋणात्मक गुण को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया है। किसने बताया जी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। नेक्स्ट देखिए, विपरीत आवेश। फिर से वही बात आ गई भाई, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? आकर्षित करते हैं। कितनी बार मैं ये बात को रिपीट कर चुका, और बार बार इस वजह से रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपके माइंड में सेट हो जाए। और ये क्वेश्चन ना पूछा जाता है पेपर में। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं जी? आकर्षित करते हैं। जबकि समान आवेश एक दूसरे से क्या करते हैं जी? प्रत्याकर्षित करते हैं। ये इसने बोला विपरीत आवेश, तो मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। और बेटा ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। अलोंग द लाइन, है ना, सीधी रेखा में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और बेटा जो समान आवेश हो गए, मान लेते हैं कि दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव है, या दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा? नेगेटिव होते हैं। तो ये इस साइड दूर भागेगा और ये इस साइड दूर भागेगा। इसको बोलते हैं आकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन बोलते हैं बेटा इसको। आकर्षण हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। इस आकर्षित चीज को फर्स्ट टाइम किसने बताया था? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और बेटा इसमें ये दोनों चीज है ना, समान आवेश की प्रकृति है, तो एक दूसरे से क्या करेंगे? रिपल करेंगे। रिपल्सन का गुण होगा, रिपल्सन और रिपल्सन, रिपल्सन ऐसे लिखा जाएगा ना, रिपल्सन, आकर्षण, रिपल्सन। देख लेना भाई कैसे लिखा जाएगा। एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। मतलब एक दूसरे से क्या करेंगे जी? दूर भागेंगे। बोलो क्लियर है? यानी कि समान आवेश है वो क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे। और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इस गुण को दो, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, इस बात को कौन बताते हैं? इस बात को बताते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। और चार्ज के बारे में सबसे पहले, स्थैतिक चार्ज के बारे में कौन बताते हैं जी? स्थैतिक चार्ज के बारे में सबसे पहले बताते हैं कौन? थेल्स नामक साइंटिस्ट। फिर एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षित किया जाए। बेटा मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से, डायग्राम से तुमको समझाता हूं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने ले लिया कोई ये एक, है ना, मैंने ले लिया ये कपड़ा, रेशम का कपड़ा, और बेटा इसके ऊपर मैंने ली है कोई कांच की छड़। क्या बेटा, ये ले ली मैंने इसके ऊपर कोई कांच की छड़। ये कह रहा है कि यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षित किया जाए। बेटा जब मैं इसको ऐसे रगड़ रहा हूं, तो स्थिर विद्युत प्रभाव के कारण, कौन से प्रभाव के कारण? स्थिर विद्युत प्रभाव के कारण कांच की छड़ की धन, कांच की छड़ क्या हो जाएगी? धन आवेशित, तथा रेशम का कपड़ा क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित। बेटा कांच की छड़ पे तो कैसा चार्ज आ जाएगा? सर कांच की छड़ पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर तो आ जाएगा बेटा, कांच की छड़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाएगा?
पॉजिटिव चार्ज। और जो रेशम का कपड़ा है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा? रेशम के कपड़े के ऊपर आ जाएगा सर नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। रेशम के कपड़े के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने याद करवाए थे आपको। स्थैतिक विद्युत्की के अंदर 3 एग्जाम्पल याद करवाए थे, 2-2 अक्षर वाले धनात्मक। सबसे पहले कांच, फिर क्या था? ऊनी, कांच ऊनी बिल्ली, कांच ऊनी बिल्ली, बिल्ली कांच ऊनी, कैसे भी आगे पीछे याद कर लीजिए। तो यहां हमने देखा कि ये जो बॉडी जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ये बॉडी क्या है? इस बॉडी ने क्या किया है भाई? इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। इस बॉडी ने, ये क्या है पहले लिख देता हूं, कांच की छड़ है। ये क्या है जी? कांच की छड़, कांच की छड़ है ये, ठीक है, कांच की छड़ है ये। इस कांच की छड़ ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। कोई वस्तु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो वो कौन सी हो जाती है? धन आवेशित बॉडी हो जाती है। और ये क्या है? ये है जी रेशम का कपड़ा। ये क्या है जी? रेशम का कपड़ा। और जो बॉडी रेशम का कपड़ा, अब ये पूछे गए हैं पेपर में, इस वजह से मैं लिख रहा हूं। और जो बॉडी रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है बेटा, इसने तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तभी तो ये धनावेशित बॉडी होगी। और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इस बॉडी ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, वो बॉडी आपकी क्या हो जाएगी? वो बॉडी आपकी ऋणात्मक बॉडी हो जाएगी, ऋण आवेशित बॉडी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी जी? ऋण आवेशित बॉडी हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल यहां दिया है। अब फिर से वो लिस्ट में बना देता हूं जो लिस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। जो लिस्ट मैंने आपको, जब ये कर रहे थे ना स्थैतिक विद्युत की, तब मैंने बताया था बेटा कि चार्ज को पैदा करने की कितने विधियां हैं? चार्ज को पैदा करने की 3 विधियां हैं। सबसे पहली कौन सी थी? घर्षण। और घर्षण में मैंने बताया था कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो तो हो जाएगी क्या? धनात्मक आवेश बॉडी। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है घर्षण के द्वारा, वो हो जाएगी ऋणात्मक आवेश बॉडी। तो फिर हमने देखा था कि एक साइड कांच बिल्ली और क्या था? ऊनी बस्तर था। एक साइड कांच के साथ रेशम का कपड़ा, बिल्ली की खाल के साथ एबोनाइट, और ऊनी बस्तर के साथ एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़। ये 3 एग्जाम्पल हमने पहले भी देखे थे, तो उसी को मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। बेटा ये बात आ गई समझ में? ये आ गई। इस सबसे पहले इस घर्षण या इसको किसने बताया? थेल्स ने। फिर ये जो धनात्मक और ऋणात्मक इस बात को बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। 2 क्वेश्चन तो ये बन गए। फिर तीसरा क्वेश्चन इन 3 शब्दों में से एक आएगा कि जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से के साथ रगड़ा जाए, तो बताइए कांच की छड़ क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर कांच की छड़ है ना, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, वो तो धनात्मक आवेश बॉडी हो जाएगी। और रेशम का कपड़ा है ना, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, वो ऋणात्मक आवेश बॉडी हो जाएगी। तो जैसे ये कांच की छड़ और रेशम के कपड़े का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक उसी प्रकार से 2 एग्जाम्पल और है, उनको मैं यहाँ लिस्ट के माध्यम से लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? धनात्मक आवेश बॉडी। पेन ले लेते हैं। क्या होगा? धनात्मक आवेशित बॉडी, ठीक है। इस साइड क्या होगा? ऋणात्मक। कौन बताता है धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में? बेंजामिन फ्रैंकलिन। जो धनात्मक होगी बेटा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। और जो ऋणात्मक होगी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? ग्रहण करेगी। तो कुछ इस प्रकार से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इस बॉडी ने क्या किया बेटा? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। इस बॉडी ने क्या किया है बेटा? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। और इस बॉडी ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। किसके द्वारा? घर्षण या रगड़ के द्वारा। लिख देता हूं यहां घर्षण के द्वारा। किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा, ताकि सारा कुछ ही रिपीट हो जाए। तो अब ये लिस्ट मैं यहां आपको दे रहा हूं, और ये लिस्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उसी बात को फिर से रिपीट कर रहे हैं। उसी बात को बेटा फिर से रिपीट कर रहे हैं। मैंने कहा था कि इस साइड बेटा 2-2 अक्षरों वाले शब्द आएंगे। इस साइड कौन से कितने अक्षरों वाले आएंगे बेटा? 2-2 अक्षरों वाले शब्द आएंगे। जैसे यहां क्या था? सबसे पहले कांच की छड़, ये तो एग्जाम्पल दे ही रखा है, कांच की छड़, ठीक है बेटा। और यहां दूसरा क्या था? ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र। और क्या था बेटा? कांच ऊनी, और क्या था? 2-2 अक्षर वाला, कांच ऊनी और बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल। ये बिल्ली की खाल उधर मैंने लास्ट में लिखा था, ठीक है। बस एक ध्यान रखना आपको बेटा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ना है। किसके साथ रगड़ना है? रेशम के कपड़े से।
रेशम या सिल्क के कपड़े से। यहां दोनों के लिए एक ही याद कर लेना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि पेपर में एक ही आएगा। या तो तुम ध्यान रखना क्या, एबोनाइट की छड़, या क्या रखना, प्लास्टिक, बस। क्योंकि तुमको कंफ्यूज करेगा। वैसे बिल्ली की खाल के साथ एबोनाइट था, ऊनी बस्तर के साथ एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़, ठीक है। लेकिन आपको पेपर में तो वहां एक ही मिलेगा। कांच की छड़ क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। ऊनी बस्तर भी क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। बिल्ली की खाल भी क्या हो जाएगी, धनावेशित, धनात्मक चार्ज बॉडी बन जाएगी। रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित बॉडी हो जाएगी। और एबोनाइट और प्लास्टिक की छड़ भी क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यही एग्जांपल दे रहा है, यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाए, घर्षित किया जाए, तो स्थिर विद्युत की प्रभाव के कारण कांच की छड़ धनावेशित, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक उसी प्रकार से कांच की छड़, उन्नी, दो दो अक्षर वाले कांच, उन्नी, बिल्ली, और इधर तीन या तीन से ज्यादा रेशम, एबोनाइट, प्लास्टिक के साथ रगड़ा जाए, तो ये तो हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी और ये हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अच्छा जी, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग, यहाँ स्पेस नहीं है, इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इस जो बच्चा नोट करना चाहे नोट कर लेगा। इस बात को नेक्स्ट पेज पे एक बार फिर से लिख रखा है। ऋणावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, अधिकेय या इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है, यानी कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को बेटा ग्रहण कर रही है, वही तो क्या होगी, वही होगी जी अपनी क्या, ऋणावेशित, है ना। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, त्याग कर रही है, ध्यान से समझे ना, इलेक्ट्रॉन के, बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही वास्तव में किसको बताता है, आवेश को बताता है। क्योंकि ये बात मैंने रिपीट किया बेटा कि दो शब्द होते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में, तब वहां पता लगेगा। एक होती है मेजोरिटी, एक होती है माइनॉरिटी, मिनोरिटी और मेजोरिटी और माइनॉरिटी। वहां इलेक्ट्रॉन और होल्स आते हैं, है ना। वहां कभी इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में होंगे, कभी होल्स मेजोरिटी में होंगे, और तब पता लगेगा एक्चुअल में ना, होल तो अपनी पोजीशन को बदलते नहीं, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का बहाव, आवेश का बहाव, या बोल दो इलेक्ट्रॉन का बहाव, यही विद्युत है, यही विद्युत धारा है। इलेक्ट्रॉन का भाव इस साइड होगा, थोड़ी देर में पता लगेगा, तो धारा का प्रभाव इस साइड होगा। तो इलेक्ट्रॉन का बहाव और इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी कि ऋण आवेशित बॉडी, इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि क्या कहेंगे, धन आवेशित बॉडी। तो ऋण आवेशित क्या है, इलेक्ट्रॉन का अधिक्य या इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। धनावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति, क्या हो जाएगी, त्याग हो जाएगा। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि कोई बॉडी अगर ऋण आवेशित होगी, तो इसका मतलब ये है कि उधर नेगेटिव चार्ज है बेटा, वो ज्यादा होगा किससे, पॉजिटिव चार्ज से। और बेटा कोई बॉडी अगर धनावेशित है, तो इसका मतलब है कि वहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा किससे, नेगेटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज होगा किससे ज्यादा, नेगेटिव चार्ज से। और एटम के सेंस में हम पढ़ते थे ना कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे किससे, प्रोटॉन से, यहाँ प्रोटॉन ज्यादा होंगे किससे, इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन ही बताता है ओवरऑल किसको, चार्ज को। तो पढ़िए, वास्तव में धनावेश, कोई बॉडी अगर धनावेशित हो रही है, धनावेश है, तो केवल आवेश की कमी को दर्शाता है। धनावेशित हो रही है कोई बॉडी अगर धनावेशित है, इसका मतलब क्या है कि वहां क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसकी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। कोई बॉडी बेटा अगर धनावेशित बॉडी है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि वहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है किससे, नेगेटिव चार्ज से। एक तो बात ये क्लियर होगी कि सर वहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है किससे, नेगेटिव से। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे, प्रोटॉन से। या फिर ये कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन ज्यादा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम है मतलब इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इलेक्ट्रॉन की कमी किसको बताती है, कहने का मतलब ये है कि वहां फिर आवेश की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस बात का मतलब क्या हो गया कि वहां किसकी कमी है, आवेश की कमी है। बोलो इस बात को समझे कि नहीं समझे। अगर तुमसे कोई आगे चलकर जब हम थोड़ी डेप्थ में जाएंगे, तब आपको एक बात को बाहर रिपीट किया जाएगा कि भाई यहाँ इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन है ना, वो प्रोटॉन से कम है, या यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे ही आपके माइंड में ये बात आए कि भी इलेक्ट्रॉन की कमी, इसका मतलब इस बॉडी में आवेश की कमी है, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बहेंगे उतनी ही धारा बहेगी।
जितने इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएंगे उतनी ही धारा इस दिशा में जाएगी, जितने कम इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएंगे उतनी ही कम धारा इस दिशा में जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होना इसका मतलब किसकी कमी का होना है? आवेश की कमी का होना है। इलेक्ट्रॉन की कमी होना मतलब आवेश की कमी होना है। कहने का मतलब वहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब वो बॉडी धनावेशित बॉडी। क्लियर है? स्थिर विद्युत्की का केवल एक दोष है। स्थिर विद्युत्की में वैसे तो कोई दोष नहीं है, कुछ ना कुछ तो काम आएगी, लेकिन इसका एक दोष है, इसमें उत्पन्न विद्युत धारा का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जा सकता। यही कारण गतिक विद्युत्की के जन्म का कारण बना और गतिक विद्युत्की के जन्म का कारण बना और वहीं से फिर किसका जन्म होता है? विद्युत धारा का जन्म होता है। वहां से फिर किसका जन्म होता है? विद्युत धारा का जन्म होता है। क्योंकि जब हम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने लग जाएंगे, अब जब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो उसी को हम विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्लियर है? तो स्थिर विद्युत्की का मुख्य जो दोष है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते और यही कारण बना किसका कि हम आवेश को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने लग गए तो वो जन्म बना किसका? वो जन्म बना गतिक विद्युत्की और गतिक विद्युत्की आगे चलकर किसको जन्म देती है? विद्युत धारा को जन्म देती है। तो हमने देखा कि विद्युत के दो प्रकार है, एक स्थैतिक विद्युत, दूसरी है डायनेमिक विद्युत। स्थैतिक विद्युत में रगड़ या घर्षण के द्वारा इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में थेल्स नामक वैज्ञानिक और बेंजामिन फ्रैंकलिन इसको धनावेशित और ऋणावेशित बताते हैं। धनावेशित और ऋणावेशित दोनों अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, समान प्रकृति के तो दूर भागेंगे। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाए तो कांच की छड़ वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इसका मतलब वो क्या है? धनात्मक चार्ज बॉडी बन जाएगी। और जो रेशम का कपड़ा है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वो ऋणात्मक बॉडी बन जाएगी। धनावेशित में कांच ऊनी वस्त्र मैंने कांच ऊनी बिल्ली और इधर रेशम का कपड़ा, एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक की छड़। फिर हमने देखा कि भी ऋणावेशित कोई बॉडी है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी कि नेगेटिव चार्ज है ना? ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, उपलब्धता है, ग्रहण कर रही है, तो ऋणात्मक चार्ज है वो धनात्मक चार्ज से ज्यादा होगा। और धनात्मक कोई बॉडी है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है वो कम होगा पॉजिटिव चार्ज से। और वास्तव में देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन की कमी ये बताती है कि वहां आवेश की कमी है, आवेश की कमी है। और स्थिर विद्युत्की का जो सबसे बड़ा दोष है कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जा सकता। इसी वजह से हम गतिक विद्युत्की की तरफ मूव करें, क्योंकि हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर और उसके बहुत सारे अनुप्रयोग करने वाले हैं, उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। और वही गतिक विद्युत्की किसका जन्म देती है? विद्युत धारा का जन्म देती है। तो जो पीछे एक बार पढ़ा है उसको मैं जल्दी से यहाँ क्विकली रिवीज कर देता हूँ। हमने देखा विद्युत्की के अंदर हम क्या देखते हैं? आवेश, आवेश को देखते हैं। जो आवेश हम देख रहे हैं उसको दो पार्ट में हमने बांटा, स्टैटिक और डायनेमिक। बेटा हमने स्टैटिक मतलब जो फिक्स है, उसमें हमने देखा कि थेल्स नामक साइंटिस्ट आते हैं। कौन से साइंटिस्ट आते हैं? थेल्स नामक साइंटिस्ट आते हैं और वो सिर्फ इसको एक आकर्षण बल को महसूस कराते हैं। ध्यान है ना कब आते हैं थेल्स नामक साइंटिस्ट? आपको ध्यान होगा थेल्स नामक जो साइंटिस्ट आते हैं वे तो बेटा वो कब आते हैं? 600 ईसा पूर्व या 2600 ईसा पूर्व। और ये किस शब्द को बताते हैं? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक से क्या? विद्युत। इलेक्ट्रिक से क्या बना? इलेक्ट्रॉन, जो ग्रीक भाषा के एम्बर और एम्बर या कहरवा नामक पदार्थ को रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया चार्ज के बारे में। किसके बारे में बताया था? चार्ज, आवेश के बारे में। और इस चार्ज को फिर दो कैटेगरी में, एक कौन सी कैटेगरी? एक है जी धनात्मक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा बताया? नेगेटिव चार्ज। इसके बारे में कौन बताते हैं? इसके बारे में बताते हैं जी बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन बनाते हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं बेटा क्योंकि मेरे को भी उस नाम को 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन बताते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन बताते हैं किसके बारे में? इस चार्ज के बारे में। फिर हमने देखा कि जो बॉडी इस चार्ज में, हमने देखा ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये जब दो वस्तु को रगड़ने पर, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है और एक बॉडी नेगेटिव चार्ज है, तो हम पाएंगे कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है वो तो बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज बॉडी और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है वो बन जाएगी नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भी इसके कोई ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, तो इसको छोड़ के फिर हम गतिक विद्युत की तरफ मूव कर गए। ठीक है, मेरे ख्याल से ओवरऑल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते, क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, जो बच्चा नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
फिर है जी गतिक विद्युत की। कौन सा है जी? गतिक विद्युत की। स्टैटिक विद्युत की के अंदर जो कमी थी कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम नहीं भेज सकते। अब उस कमी को दूर करने के लिए हमने किसकी तरफ मूव किए? हम मूव किए आपके गतिक विद्युत की। स्टैटिक विद्युत की के जो जनक थे वो थेल्स थे, और इसके जो जनक है वो कौन है? कल भी हमने पढ़ा था, वो है जी वोल्टा। कौन है? वोल्टा नामक साइंटिस्ट, जो लगभग 1900 ईस्वी में आकर गतिक विद्युत की के खोज करते हैं। कौन क्या करते हैं? खोज करते हैं, वोल्टा नामक साइंटिस्ट। खोज तो एक्चुअल में पहले ही हो चुकी है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराते हैं। गतिमान आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत गतिक विद्युत की का कहलाती है। गतिमान आवेश मतलब जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देंगे, वो गतिमान आवेश हो जाएगा। गतिमान धारा, गतिमान जल मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। आवेशों का स्थानांतरण ही विद्युत के जन्म का कारण है। आवेश को एक स्थान से ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी किसको जनक का कारण बनती है? विद्युत का जनक का कारण बनती है। इलेक्ट्रिसिटी के जनक का कारण बनती है। गतिक विद्युत का लाभ यह है कि इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर विद्युत के उपयोग को आसान बनाया जा सकता है। जब आज हम पहले जो स्टैटिक थी उसको हमने देख तो लिया भाई, इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण हो रहा है, कुछ हल्का सा झटका महसूस हो रहा है, एक हल्की सी चिंगारी भी पैदा हो रही है, लेकिन उसका यूज नहीं कर पा रहे थे। उससे कोई बल्ब नहीं जला सकते, है ना, उससे कोई यहाँ मैं ऑनलाइन लेक्चर नहीं ले सकता था, कोई भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकते थे जो मानव के लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हो, बहुत ज्यादा उसकी मतलब ये सोच लो कि उसके कामों को आसान कर दे। तब उस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया। उस पहले तो उस आवेश को ऐसा बनाया गया कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल है कि भी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने भेज दिया। जब भेज दिया, उसका संधारणतरण कर दिया, तो गतिक विद्युतकी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने के कारण विद्युतकी के विद्युत को उपयोग करना बहुत ही ज्यादा क्या हो गया? आसान हो गया। गतिक विद्युत की स्थिर विद्युत की अपेक्षा ज्यादा उपयोगी हो गई। गतिक विद्युत की स्थिर विद्युत की अपेक्षा बहुत ज्यादा उपयोगी हो गई। गतिक विद्युत की ताप विद्युत, थर्मल, है ना, प्रकाश विद्युत, लाइट, और दाब विद्युत यानी कि प्रेशर के प्रकार आदि की होती है। मतलब ये अलग अलग प्रकार की हो जाएगी आगे चलकर, ये जस्ट रीड आउट करना है। इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में पूछा जाएगा। हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो पूछ ले कि गतिक विद्युत के जनक कौन है, तो वोल्टा नामक साइंटिस्ट है। और ये वाली बात तो मैं पहले बता चुका हूं, जो एग्जाम में आई हुई है कि आवेशों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ही क्या बन जाता है? विद्युत के जनक का कारण बन जाता है। जब आगे चलकर आप गतिक विद्युत को पढ़ोगे तो ताप विद्युत, प्रकाश विद्युत, दाब विद्युत प्रकार आदि की होती है। मतलब ये अलग अलग प्रकार की अलग अलग कैटेगरी में बढ़ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि पहले तो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ आदि मानव ही थे। जैसे जैसे टाइम बीता तो आदि मानव में कुछ विकसित हुए, कुछ ना पहले सबसे पहले ना समुदाय में बंट गए। समुदाय से फिर वो अलग अलग, जैसे कुछ कोई समुदाय कहीं चला गया, कोई समुदाय कहीं चला गया, कोई समुदाय कहीं आ गया। फिर उस समुदाय में से ये आज के टाइम में है, इतने सारे धर्म, इतनी सारी जाताएं। पहले तो सारे सब एक ही थे यार, है ना। कहीं एक बीज का जन्म हुआ होगा, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। फिर धीरे 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 धीरे, जैसे कोरोना है तो कोरोना कहीं एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हुआ होगा ना, फिर धीरे धीरे उसके अलग अलग देशों में गया, अलग अलग देशों में गया, वहां के कल्चर के अकॉर्डिंग उसने अलग अलग उसके इफेक्ट देखे गए। फिर अलग अलग वेरिएंट आ गए, आज ये आ गया, आज वो आ गया, आज फलाना आ गया, आज ढिमकाना आ गया। तो ठीक उसी प्रकार से सभी पहले एक ही जगह से स्टार्ट हुए, एक ही मानव से फिर मतलब ऐसा मतलब हर एक धर्मों में ऐसे ही बता रखा है, क्योंकि वो सारी चीजें सभी धर्म कहीं ना कहीं जाके एक सीमित पॉइंट से ही स्टार्ट हुए होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से फिर एक एंड पॉइंट पे आपको पता लगेगा कि भी सारे सब कुछ एक ही जगह से निकले हैं, ठीक है। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड ही एक पॉइंट से निकला है, जिससे सबको अगर मर्ज कर दिया जाए तो एक बंद गोला, ठोस गोले के रूप में था, फिर भंडार का इस ब्रह्मांड का मतलब विस्तार हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो गतिक विद्युत की, इसके भी आगे चलकर धीरे धीरे शाखाएं बढ़ती रहेगी, बहुत सारी शाखाएं आएगी। उसमें से जैसे ताप विद्युत, प्रकाश विद्युत और दाब विद्युत, कुछ यहाँ मैंने लिख रखी है, तो जस्ट इसको रीड करना था। स्थितिक विद्युत की, जिसको घर्षण या रगड़ के द्वारा पैदा किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में होते हैं, जिन इलेक्ट्रॉनों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको बताते हैं थेल्स नामक साइंटिस्ट।
इसके धनात्मक ऋणात्मक को बताते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। फिर हमने देखा कांच बिल्ली ऊनी बस्तर, वो बातें वहां बस ध्यान रखनी थी। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो तो हो जाएगी धनावेशित, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो हो जाएगी ऋणावेशित। यानी कि इलेक्ट्रॉन ही सारा कुछ हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो चार्ज अधिक, इलेक्ट्रॉन की अधिकता चार्ज अधिक, इलेक्ट्रॉन की कमी तो बॉडी हो जाएगी धनावेशित, और आवेश की कमी। समझे मेरी बात को? इसमें इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा सकते हैं जो विद्युत के जन्म का कारण बनता है। तो यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। आवेश का स्थानांतरण क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। इसका स्थानांतरण है बेटा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में है तो चार्ज भी अविरामावस्था में है, जो घर्षण या रगड़ के द्वारा पैदा हुआ है। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश का स्थानांतरण है। इस बात का मतलब है कि ओवरऑल किसका स्थानांतरण है? आपके इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, तो बच्चा नोट करना चाहे वो नोट कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या बोला गया है? विद्युत धारा अब स्टार्ट हो गया। जिस पॉइंट पर आप जाना चाहते थे वो अब स्टार्ट हुआ है। अच्छा, उससे पहले चार्ज हमने पढ़ा है, उससे पहले चार्ज पढ़ा है। चार्ज को हमने देखा कि स्टैटिक स्टैटिक और डायनेमिक चार्ज ही पढ़ा है ना हमने। तो एक बार मैं चार्ज से रिलेटेड यूनिट, हालांकि आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं मैं, एक बार मैं वो रिपीट कर देता हूं। ठीक है, एक बार वो रिपीट कर देता हूं, क्योंकि इस बहाने अपना चार्ज भी रिवाइज हो जाएगा। चार्ज यानी कि आवेश पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से, है ना। 2 क्लास मैंने चार्ज पे ली थी, पूरी डिटेल वाली ली थी। बस मैं यहाँ यूनिट और इसके मात्रक वात्रक वो एक बार बता देता हूँ। तो चार्ज के रिलेटेड हमने जो टर्म देखे थे उसमें कुछ ऐसा था कि चार्ज को किससे डिनोट किया, किस सिंबल से डिनोट किया जाता है जी? क्यू से। मापा किस में जाता है? मात्रक क्या है? मात्रक है जी कूलाम। चार्ज का मात्रक क्या है? तो किससे डिनोट किया जाता है चार्ज को? सिंबल क्या है? क्यू। मात्रक क्या है जी? मात्रक है जी कूलाम। मात्रक, मात्रक क्या था? कूलाम। किस सिंबल से डिनोट करते हैं जी? सी से डिनोट करते हैं। किस सिंबल से डिनोट करते हैं? सी से। फिर हमने देखा ये तो एसआई मात्रक है। सी जी एस मात्रक क्या था? सी जी एस। ये मात्रक क्या है जी? ये एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है ये? एस आई, सिस्टम इंटरनेशनल मात्रक है। सीजीएस मात्रक क्या था जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट फुल फॉर्म लिखना चाहे कोई बच्चा लिख सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। फिर मैंने बताया था आपको कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, याद है ना आपको? क्योंकि इसमें एक चीज और ध्यान रखनी थी कि जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है वो बड़ा होता है किसे? सी जी एस मात्रक से। सी जी एस मात्रक से क्या होता है जी? बड़ा होता है। इस बात को भी मैंने बताया था। तो एसआई मात्रक कौन है जी? कूलाम। तो 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक? 3 गुना 10 की पावर बोलो 9, 3 गुना 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आ जाएंगे। 3 गुना 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आ जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई वैल्यू मैं गलत भी लिख दूं ना तो भाई पीछे देख के सही कर लेना, वो पीछे वाली सही थी, अब ये तो मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। और बेटा जब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की बात करता हूँ, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की बात करता हूँ, तो 3.33 ये डिवाइड करेगा 3.33 गुना 10 की पावर -9 की जगह 10 आ जाएगा, वो प्लस में ये 10 गुलाम के बराबर होगा। याद है कि नहीं है? ये चार्ज से रिलेटेड है, क्योंकि चार्ज के 2 प्रकार हमने देखे। चार्ज का घर्षण या रगड़ के द्वारा जिसको महसूस, आकर्षण, प्रतिकर्षण, वो तो स्टैटिक में, जब भेज रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो गतिक में। ठीक है, एक को थेल्स एक को वोल्टा, एक में इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में, एक में इलेक्ट्रॉन गतीय अवस्था में। जब गतीय अवस्था में वही आवेश का स्थानांतरण है, और वही आवेश का स्थानांतरण क्या बनाएगा? विद्युत धारा, जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसको मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार चार्ज को रिपीट कर रहा हूं, ये क्लियर है? अच्छा, चार्ज का जो मापन था बेटा वो किसके द्वारा था? वो था, जैसे माइक्रोस्कोप होता है, यहाँ होगा इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्कोप होगा, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे विद्युतदर्शी। क्या होगा जी? विद्युतदर्शी। अच्छा, एक चार्ज की यूनिट थी जो बहुत बड़े माप को मापती है, उसको बोलते हैं फेराडे। फेरा वाले डे, फेराडे, याद करवाया था फेराडे। चार्ज का एक मापन किसके द्वारा होता है जी? फेराडे। और एक फेराडे बेटा, 1 फेराडे है ना, 1 फेराडे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, वो बराबर होता है 96,500 कूलाम के। 96,500
कूलाम के बराबर होता है कि नहीं होता? 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ये भी मैंने आपको बताया था, याद है कि नहीं है? और ये जो फेराडे है बेटा, ये चार्ज की मापने की सबसे बड़ी इकाई है ना? आवेश को मापने की सबसे बड़ी इकाई, आवेश को मापने की सबसे बड़ी इकाई। यहाँ तक ये यूनिट से संबंधित है और मेरे ख्याल से इस बोर्ड पे ना एक क्वेश्चन आपका छुपा पड़ा है। इस बोर्ड पे जो मैंने लिखा है ना बेटा, वहां जहां तक मेरे को आइडिया है कि एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली छुपा पड़ा है, तो अच्छे से देख ले। और फेराडे, फेरावालिडे और फेराड किसकी इकाई थी जी? लिख देता हूँ, लगे हाथ। फेराड जो इकाई थी, फेराड, वहां फेराडे है। फेराड जो इकाई थी बेटा वो किसकी थी? वो थी जी धारिता की इकाई। किसकी इकाई थी? धारिता की इकाई। वो आगे चलकर आपसे ले। तो ये था चार्ज से संबंधित, जिसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको रिपीट कर। ठीक है? इससे रिलेटेड कोई यूनिट से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा अगर बात बची होगी तो मैं आगे जब ध्यान आएगी तो लिख दूंगा। ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं जी। जो बच्चा नोट करना चाहे नोट भी कर सकता है। अब स्टार्ट करते हैं जी अपना क्या? विद्युत धारा। क्या करते हैं जी? विद्युत धारा। यानी कि फाइनली हम, जैसे बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी, चार्ज था, कूलाम था, है ना? अब विद्युत धारा, विद्युत धारा से फिर विद्युत धारा को एसी और डीसी में डिवाइड करेंगे। विद्युत धारा को फिर हम एसी में पढ़ेंगे, विद्युत धारा को हम फिर डीसी में पढ़ेंगे। एसी और डीसी में फिर हम फर्क देखेंगे। मतलब अब अंदर डेप्थ में, मतलब एक तो ये होता है कि जैसे कोई बड़ी सी नहर हो तो एक होता है उसका घाट। घाट में मतलब ये है कि भाई बच्चे बच्चे नहा सकते हैं। जब हम बच्चे थे तो घाट में नहाते थे, और जब हम थोड़ी सी यंग एज में आए तो अब बिल्कुल डुबकी लगाने वाले किसके? उस अच्छे वाली चौड़ाई वाली नहर के अंदर। तो स्टार्ट करेंगे जी किसको? विद्युत धारा को, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को। किसको स्टार्ट करेंगे जी? इलेक्ट्रिक करंट को। तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, बेटा आ गया ना? किसी चालक में, क्योंकि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक बॉडी से, वन प्लेस से, मान लेते हैं ये प्लेस ए है बेटा, ये क्या है? प्लेस ए है। एक प्लेस ए है और दूसरा प्लेस बी है। ये प्लेस बी है ना? इनकी दूरी मैंने बता दी, 2 किलोमीटर की दूरी है ना? 2 किलोमीटर की दूरी है, या फिर मान के चलो 2 मीटर की दूरी है। जब इस एक स्थान ए से दूसरे स्थान बी पर, है ना, जब हमने चार्ज को भेजा किस माध्यम से? बेटा किसी चालक के माध्यम से। ये जो वायर रहेगी बेटा वो क्या होगी? कंडक्टिंग वायर होगी। कंडक्टिंग वायर होगी, यानी कि चालक तार होगी। हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि भाई मेरा, ये जो तार होगी बेटा वो कौन सी होगी? चालक तार होगी, कंडक्टिंग तार होगी। और चालक से याद आया, वो चालक तार वो होता है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सीओजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 होती है। और फिर याद आया सर चांदी। चांदी क्या है? सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी जो चालकता है ना, बहुत ज्यादा होती है। उसका प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। अब चालकता प्रतिरोधकता तुमको पता नहीं होगी, इस वजह से मैं यहाँ नहीं बोल रहा कि चांदी की जो चालकता है, सॉरी, चांदी की जो, सिल्वर की जो चालकता है वो सबसे अच्छी है, और उसकी होती है क्या? 1.59 इंटू 10⁻⁻8 या ओम मीटर। चालकता नहीं है, ये प्रतिरोधकता है, सबसे कम होती है। ठीक है? तो ये फिलहाल तुमको नहीं पता कि चालकता प्रतिरोधकता होती क्या है, तो फिर ध्यान रखना सिर्फ कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम चालक तार के द्वारा आवेशों का, आवेश का मतलब क्या है बेटा जरा बताना? विद्युत आवेश को, विद्युत आवेश का मतलब क्या है बेटा? विद्युत आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ही है, क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर बनेगी तो बेटा इलेक्ट्रॉन ही तो है। आवेश के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं, के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर से पढ़ो, किसी चालक में विद्युत धारा की मात्रा 1 सेकंड में चालक के प्रदत्त बिंदु से होकर गुजरने वाली विद्युत आवेश की मात्रा होती है। अब कहोगे ये क्या था सर? टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूं। ऊपर वाली लाइन समझ में आई? ठीक है, ऊपर वाली लाइन आ गई, नीचे वाली पढ़ो। सारा कुछ रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत कुछ यहाँ छुपा पड़ा है। अभी तो हम आई का फॉर्मूला लिखने वाले हैं, डी क्यू बाई डी टी, फिर डेल क्यू बाई डी टी, डेल टी, फिर हम लिखने वाले हैं आई बराबर क्यू बाई टी, यानी कि कूलाम पर सेकेंड, फिर एम्पियर, सब कुछ आएगा। पर एक बार थोड़ा सा पेशेंस बना के कॉन्सेप्ट को तगड़ा करते हुए कह रहे, ये हमने पढ़ा ना, किसी चालक, ये बीच वाली लाइन छोड़ दो, किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर
विद्युत आवेश के प्रवाह, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, दर तुमको नहीं पता, विद्युत आवेश का प्रवाह करवाना है, दर को छोड़ दो, है ना, को विद्युत धारा कहते हैं, इस शब्द को छोड़ दो, प्रवाह की दर को तुम छोड़ दो एक बार। अभी तुमको नहीं पता तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने पढ़ा किसी चालक में विद्युत आवेश के मतलब प्रवाह की दर, इस शब्द को छोड़ो एक बार, तुमको नहीं पता। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इतना समझ में आया? मैंने कहा विद्युत आवेश का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की प्रवाह, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये वाली लाइन भी क्लियर है? विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। ये इस बात पे हम चर्चा करेंगे बाद में। अब आ जाओ फिर से, किसी चालक तार में, किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब बेटा यहाँ जो शब्द था वो क्या था? वो था जी विद्युत धारा के आवेश की प्रवाह की दर। बेटा अच्छा सुनो, इस विद्युत धारा, मैं पहले विद्युत धारा लिख रहा हूं क्योंकि फिलहाल हमें नहीं पता विद्युत धारा का जो सिंबल होता है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? आई से निरूपित करते हैं। विद्युत धारा के सिंबल को किससे निरूपित करते हैं? आई से निरूपित करते हैं, कैपिटल आई से निरूपित करते हैं। लेकिन फिलहाल तुमको नहीं पता तो मैं यहाँ विद्युत धारा ही लिख रहा हूँ, है ना, इलेक्ट्रिक करंट लिख रहा हूँ, विद्युत धारा, विद्युत धारा ही मैंने लिखा। जो लिखा है उसको थोड़ा सा मैथ की लैंग्वेज में या इलेक्ट्रिकल की भाषा में लिख रहा हूं। किसी चालक तार में विद्युत आवेश की प्रवाह, विद्युत आवेश, बेटा विद्युत आवेश, आवेश मतलब क्या है? चार्ज है, क्यू है, क्यू के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। कह रहे कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर। अच्छा, ये जो विद्युत आवेश है बेटा ये कितने समय में आवेशित हुआ? जैसे मैंने कहा कि ये कोई चालक तार है, ये रहा, ये रहा कोई चालक तार है, मतलब मैंने 1 मीटर लिया, 1 मीटर को ऐसे मापते हैं गाँव में लोकल सी लैंग्वेज में, ऐसा एक लंबा हाथ करो 1 मीटर हो जाता है। बेटा इस 1 मीटर तार में, है ना, कितना चार्ज कितने समय में प्रभावित हो गया? हालाँकि जब 1 एम्पीयर की डेफिनेशन देखेंगे ना तब कुछ और शब्द बोलूँगा मैं। फिलहाल तुमको ये देखना है कि इस 1 मीटर तार में कितना चार्ज कितने समय में, कितना चार्ज कितने समय में प्रभावित हो गया, उसी को बोलते हैं दर। दर बोलते हैं उसे, मापना, मापना, दर मतलब मापना। तो कह रहे हैं कि किसी चालक तार में, चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर, बेटा प्रवाह की दर यानी कि प्रवाह की दर को हम मैथ की लैंग्वेज में डी क्यू, और कितने समय में, कितने समय में, तो बटा में क्या आ जाएगा? डी टी आ जाएगा। ये है उस बात का मतलब। किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर, प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर, दर मतलब समय, कितने समय में कितना चार्ज प्रभावित हो गया, प्रवाह हो गया मतलब बह गया। अच्छा, इस बात को क्या हम डी क्यू बाई डी टी, जिसका थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा है, उसको क्या हम डेल क्यू बाई डेल टी रख सकते हैं? डेल क्यू बाई डेल टी रख सकते हैं। आपको उसके सर कैसे? बेटा जो प्रवाह की दर है ना उसको डी क्यू बाई डी टू लिख सकते हैं, उसी प्रवाह की दर को हम बेटा डी डेल क्यू बाई डेल टी भी रख सकते हैं, डेल क्यू बाई डेल टी भी रख सकते हैं। और सिंपल से शब्दों में, यहां तक किसी को ना समझ में आए तो ये लिख सकते हैं कि प्रवाह, किसी आवेश के प्रवाह की दर को हम लिख सकते हैं कितना आवेश बेटा कितने समय में प्रभावित हो गया, यही विद्युत धारा है। फिर से समझ लो, अगर किसी को विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर हमने क्या लिखा सर? विद्युत धारा बराबर हमने लिखा, विद्युत धारा बराबर क्या है? डेल क्यू बाई डी टी, कितना आवेश, आवेश की प्रवाह की दर, दर को बोलते हैं डी क्यू बाई डी टी। बेटा डी क्यू बाई डी टी को हम डेल क्यू बाई डेल टी, ये डेल का साइन है, लिख सकते हैं। ये ना समझ में आया तो क्यू बाई टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी? क्यू बाई टी। अच्छा, क्यू क्या है जी? क्यू है जी क्या? आवेश। क्यू क्या है जी? आवेश। कोई आवेश है, आवेश मतलब आवेश के अंदर कौन छुपा बैठा है? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? टी मतलब क्या है? समय, यानी कि आवेश प्रवाह की दर, यानी कि जितना कोई आवेश किसी निश्चित समय में जो प्रभावित हो जाए वही विद्युत धारा है। कहने का मतलब आवेश के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन। कोई निश्चित मात्रा में कुछ इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित समय में प्रभावित हो रहे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसे को हम विद्युत धारा कहते हैं। वो बाद की बात है कि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आएंगे तो करंट इस दिशा में आएंगे। फिलहाल उस डेफिनेशन को, अब ये वाली लाइन पढ़ो। किसी चालक, ये कोई चालक तार है, में विद्युत धारा की मात्रा, जो विद्युत धारा की मात्रा है उसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है कि 1 सेकंड में, कितने सेकंड में बेटा? 1 सेकंड में चालक में प्रदत्त बिंदु को, एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरने वाले विद्युत आवेश की मात्रा होती है। समझे कि नहीं समझे? वो कह रहा है कि विद्युत धारा की जो मात्रा है ना बेटा, ये डेफिनेशन है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, खरी वाली डेफिनेशन। और हमने अपने सिंपल से शब्दों में क्या याद कर रखा है कि किसी चालक तार में, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह, विद्युत आवेश के प्रवाह
Q बाई टी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन, किसी चालक में विद्युत धारा की जो मात्रा होगी, विद्युत धारा की जो मात्रा होगी वो 1 सेकंड में किसी प्रदत्त बिंदु को एक निश्चित पॉइंट से, मान लो ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट में 1 सेकंड में से होकर गुजरने वाले विद्युत आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश की मात्रा। वो विद्युत आवेश की मात्रा। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। अगर पेपर में डेफिनेशन आती है ना तो ऊपर वाली याद कर लो, ऊपर वाली से आपको याद रहेगा कि किसी चालक तार में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब देखो, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। फिलहाल तुम इस पॉइंट को यहीं एक बार रोक लेना, क्योंकि इसको मैं आगे चलकर बताऊंगा अच्छे से। लेकिन किसी को अगर समझना हो तो ले लो, फिर मैं एक छोटे से वायर बनाकर उसमें बता भी देता हूँ, ठीक है। इस वाले पॉइंट को बता रहा हूँ बेटा फिर से। ये कोई मैंने बड़ा सा वायर लिया है ताकि तुम लोगों को अच्छे से, बेटा ये कोई वायर लिया है मैंने, कंडक्टिंग वायर लिया है ना, ये मैंने कोई कंडक्टिंग वायर लिया, चालक तार लिया है। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा है जी किसी चालक तार में, है ना, किसी चालक तार में आवेश की प्रवाह की दर, आवेश मतलब क्यू के प्रवाह डी क्यू बाई टी, है ना, डी क्यू बाई टी। स्मॉल साफ शब्दों में क्यू बाई डेल क्यू बाई टी, और बहुत सुंदर शब्दों में क्यू बाई टी, यानी कि आई बराबर क्या है, क्यू बाई टी होता है। तो यहाँ मैंने क्या बताया, इसने जो पॉइंट बोला ना, विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होते हैं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है जो बेटा, वो आपकी इस दिशा में बह रहे हैं, वो आपकी इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बह रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन आपकी इस दिशा में बह रहे हैं। कौन सी दिशा में बह रहे हैं, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन हो गए। वैसे तो इलेक्ट्रॉन जब तक इसको कोई सप्लाई से ना जोड़ा जाए तो रैंडमली मूव होते हैं कहीं कहीं, लेकिन मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन है बेटा वो इस दिशा में बह रहे हैं आपके। इलेक्ट्रॉन किस दिशा में बह रहे हैं जी, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन आपके इस कंडक्टिंग वायर में, जिसमें से करंट बहुत ईजिली पास हो जाए, इस दिशा में बह रहे हैं। तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं बेटा, विद्युत धारा जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, तो विद्युत धारा आपकी इस दिशा में जाएगी। इस पॉइंट को पता है मैं यहाँ क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि आगे चलकर बहुत डिटेल से मैंने बताया है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो ऋण आवेश से धन आवेशित की तरफ जाएंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये कह सकते हैं कि लो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाएंगे। और बेटा जो करंट है वो इसके विपरीत, यानी कि कौन से, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक, धन चार्ज से ऋणात्मक ऋण चार्ज की तरफ, यानी कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। वो बाद में देखेंगे, इस वजह से इस पॉइंट को मैंने हटा दिया था। अब लिखा पढ़ा था तो मैंने बता दिया, जैसे इस कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो आपकी धारा इस साइड, तो आपकी धारा इस साइड जाए। तो विद्युत धारा क्लियर हुआ। विद्युत धारा में हमने क्या देखा, किसी चालक तार में क्या, आवेश की प्रवाह दर, आवेश की प्रवाह डी क्यू बाई टी, डेल क्यू बाई डेल, डेल क्यू बाई डेल टी, क्यू बाई टी सिंपल फॉर्म में आवेश बटा समय, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं जी, विद्युत धारा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। जो बच्चा नोट करना चाहे नोट कर सकता है, और टाइम में देख लूं 57 मिनट, ठीक है। एक पेज और लेते हैं अच्छे वाला, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कह रहे कि विद्युत धारा को रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, अब पीछे मैंने लिखा था विद्युत धारा, तो आई बराबर, पिछले वाली बात को रिपीट कर रहा हूं, डेल क्यू बाई डेल टी, डेल क्यू बेटा डेल टी, ये पेपर में आया हुआ है वैसे तो, कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होगा, तो वहां सबने अलग अलग लिख रखे थे, ये एक दे रखा था तो इसको पिकअप करना है, आपको इसको पिकअप करना है, इसको याद कर लेना, आवेश प्रवाह की दर है बेटा। या फिर क्या मिल सकता है, ये वाला तो आया हुआ है, ये आया नहीं, लेकिन तुम याद कर लेना, डेल क्यू, डेल क्यू डी क्यू बाई डी टी को क्या बोलते हैं, डेल क्यू बाई डेल टी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डेल टी भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसको भी याद कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने बता दिया, आवेश प्रवाह की दर को डी क्यू बाई डी टी, डेल क्यू बाई डेल टी बोलते हैं। या सिंपल शब्दों में कहूं तो हम क्या कह सकते हैं, Q बाई टी, Q बाई टी। और Q क्या है, Q है जी आवेश, T क्या है, T है जी समय। Q है आवेश और T क्या है, समय। अच्छा ये है आवेश, आवेश को किस में मापते हैं जी, आवेश को मापते हैं कूलाम में। किसमें मापते हैं जी, कूलाम में। आवेश को किसमें मापते हैं, कूलाम में। और समय को किसमें मापते हैं जी, समय को मापते हैं जी सेकंड में। किसमें मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। क्यू क्या है, आवेश है जी, और समय को मापते हैं सेकंड में। क्लियर है सबको। तो कहने का मतलब जो इसका मात्रक जो हो जाएगा, है ना, विद्युत धारा का जो मात्रक हो जाएगा, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, कूलाम पर सेकंड हो जाएगा, कूलाम पर सेकंड हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। आवेश प्रवाह की दर जो थी
उसको हमने देखा कि उसको डी क्यू बाई डी टी, डेल क्यू बाई डेल टी, क्यू बाई टी, ये है जी आवेश, ये है जी समय। आवेश को मापते हैं कूलाम में, है ना, कूलाम में, और समय को मापते हैं सेकंड में, यानी कि कूलाम पर सेकंड। तो कहा है कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड, ये वाला हमने ड्राइव कर लिया कूलाम प्रति सेकंड। और बेटा कूलाम प्रति सेकंड, इस कूलाम प्रति सेकंड, इस कूलाम प्रति सेकंड को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट है ना, आगे बताऊंगा मैं, इस कूलाम प्रति सेकंड को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट थे, वो थे जो कौन से साइंटिस्ट, वो थे आपके आंद्रे मेरी एम्पियर। तो इन एम्पियर के नाम पर आगे चल के जब पढ़ोगे, इस एम्पियर साइंटिस्ट के नाम पर इसका जो मात्रक रख दिया गया वो क्या रख दिया गया जी, एम्पियर। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एक तो एम्पियर होता है और दूसरा होता है जी कूलाम प्रति सेकंड। विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, एक तो होगा जी एम्पियर और दूसरा होगा जी कूलाम प्रति सेकंड। तो ध्यान रखना कूलाम प्रति सेकंड, यानी कि अगर मैं देखना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं कि एक एम्पियर, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, वो बराबर होता है कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड मतलब एक एम्पियर, एक एम्पियर मतलब कूलाम प्रति सेकंड। तो आप धारा के जो मात्रक है वो कुछ इस प्रकार से हो गए कि धारा का मात्रक कैसे निकल के आया, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर, आवेश किस में मापा जाता है, कूलाम में, समय सेकंड में, कूलाम प्रति सेकंड, और कूलाम प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं जी, एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं जी, एम्पियर। इसको मैं यहाँ से हटा के उसी के आगे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ मेरे को कूलाम प्रति सेकंड को ही क्या बोलते हैं जी, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर को ए से डिनोट कर, ठीक है। आगे बढ़िए, धारा का एक अन्य मात्रक क्या है, बायोट है। धारा का एक अन्य मात्रक क्या है, बायोट है। ये क्वेश्चन ना बहुत कम ही, रेयरली ही किसी एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन एज पर जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के सेंस में इस वाली बात को भी तुम कवर कर लेना। एक मिनट रुकना भाई, ठीक है। धारा के एक अन्य मात्रक क्या है, बायोट है, बायोट है। धारा का एक अन्य मात्रक क्या है, बायोट है। ये किसी पेपर में आया हुआ नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के सेंस में एक बायोट की वैल्यू है वो 10 एम्पियर के बराबर, यानी कि ये कह सकते हैं धारा का जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर है या कूलाम प्रति सेकंड है। और एसआई जैसे कूलाम का मात्रक क्या था, कूलाम सॉरी चार्ज का मात्रक क्या था, कूलाम था। और सीजीएस मात्रक क्या था जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक बड़ा मात्रक था फेराडे, और एक फेराडे की वैल्यू 96,500 कूलाम। एसआई सीजीएस तो अलग थे। ठीक उसी प्रकार से इसका एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड। लेकिन इसका अन्य मात्रक सीजीएस नहीं बोल सकते, वो क्या है जी, वो है बायोट। क्या है, बायोट। एसआई मात्रक तो है एम्पियर और दूसरा मात्रक है बायोट। और एक बायोट में ना 10 एम्पियर करंट आ जाता है। एक बायोट में क्या आ जाता है, 10 एम्पियर करंट आ जाता है। जैसे हम किलोग्राम, जैसे हम समय को मापते हैं, सेकंड, मिनट, घंटा, है ना, हफ्ता, दिन, घंटा, घंटे के बाद दिन, दिन के बाद सप्ताह, सप्ताह के बाद मंथ, मंथ के बाद साल। फिर 10 साल को क्या बोलते हैं, डिकेड। तो एक दशक, एक दशक किसके बराबर होता है, 10 वर्ष के बराबर होता है। तो ठीक उसी प्रकार से एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड, फिर हमने देखा बड़ा हो जाएगा बायोट, और एक बायोट में कितना करंट आ जाएगा, 10 एम्पियर करंट आ जाएगा। कितना करंट आ जाएगा जी, 10 एम्पियर करंट आ जाएगा। विद्युत धारा के सैदिश योग नियम, विद्युत धारा के सैदिश योग, विद्युत धारा है ना, वो सैदिश योग नियम की पालना नहीं करता क्योंकि डेंसर राशि है। विद्युत धारा है ना, वो सैदिश नियम की पालना नहीं करता। विद्युत धारा के सैदिश, ये क्यों लिखा, एक होगा, ये है ही नहीं। विद्युत धारा सैदिश योग के नियम की पालना नहीं करता, इस वजह से विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है जी। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो ध्यान देखना, हम सोचते हैं कि भी इलेक्ट्रॉन का प्रभाव इस दिशा में, तो विद्युत धारा का इस दिशा में, तो धारा तो आ गई और मैग्नीट्यूड भी है, जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। मान भी हो गया, दिशा भी हो गई। लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, एक साइड करंट जाएंगे, एक साइड आपकी धारा जाएगी। करंट जाएंगे वो क्या, हाई से लो, और धारा जाएगी लो से हाई। तो ये तो दिशा तो हो गई, नहीं बेटा,
ये दिशा जो होती है वो सैदिश योग के नियम की पालना नहीं करती, ऊपर वेक्टर वाला साइन नहीं लगता, इस वजह से धारा जो आपकी है वो डेंसर राशि है। क्या है? डेंसर राशि है। आगे मैं बताऊंगा क्यों है, लेकिन फिलहाल ध्यान रखना विद्युत धारा सैदिश योग के नियम की पालना नहीं करती, इस वजह से विद्युत धारा आपकी क्या है? अदिश राशि है। क्या है जी? अदिश राशि है। विद्युत धारा की चाल, विद्युत धारा की चाल 3 × 10 की पावर, बोलो 3 × 10 की पावर कितनी होती है किसी को आइडिया? 3 × 10 की पावर कितना होता है? 8 मीटर या 10 मीटर? बोलो, विद्युत धारा की जो चाल होती है वो 3 × 10 की पावर 8 मीटर है या 3 × 10 की पावर बोलो 16 मीटर है, 8 मीटर है, 10 मीटर है, क्या आएगा बताओ? और फिर इसी को बोलते हैं प्रकाश की चाल। क्या बोलते हैं जी? प्रकाश की चाल। विद्युत धारा की जो चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। प्रकाश के वेग, चाल चाल मतलब वेग, विद्युत धारा का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। लिखूंगा ये बात और पेपर में आई है कि विद्युत धारा का वेग किसके बराबर होता है? तो विद्युत धारा का वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। पहले तो ये बताओ, ये जो 3 × 8 मीटर प्रति सेकंड लिखा है ये सही है या गलत है? अगर सही है तो फिर क्या है और गलत है तो ठीक है, बताओ भाई क्या होती है। और मैं मिलाता हूँ अपने को, आपको अपने जूनियर टीचर से। ये देखो भाई, वो देखो, हेलो हेलो, क्या नाम आपका? भविष्य आपका नाम क्या है? जब मैं इसको पूछता हूँ ना भविष्य आपका नाम क्या है, तो कहेगा मेरा नाम भविष्य है। अब पता नहीं ये सामने स्क्रीन है ना, उस पे देख पा रहा है खुद को, तो थोड़ा सा शर्मा रहा है। चलो लड्डी दे दो एक बढ़िया सी, ये देखो। चलो ठीक है, ठीक है, आप चलो, मैं आया अभी, ठीक है, जाओ, बाय। हाँ अभी आया रोटी खाने। बताइए, तो धारा की चाल क्या है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसको सही में लिखता हूँ और इससे रिलेटेड दो तीन बातें अपने को ध्यान रखनी है। 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, धारा की चाल क्या है? प्रकाश की चाल के बराबर। अच्छा, कभी कभार ये ना देकर कंफ्यूज करता है, ये जो 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है ना, इसको किलोमीटर में दे देता है। किलोमीटर में देगा तो 3 जीरो, ये 8 जीरो की जगह 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 3 जीरो कम हो जाएगी, यानी कि 3 × 10 की पावर बोलो 8 है तो कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये भी आ सकता है, धारा की चाल इस प्रकार से भी आ सकती है। तो मीटर में कहें तो 3 × 10 की पावर 8, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और किलोमीटर में कहे तो 3 × 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात और सुनो, कभी कभार इसको माइल्स में देता है। किसमें देता है? माइल्स में। तो इसकी जो वैल्यू माइल्स में रहेगी बेटा, वो रहेगी 1,86,000। 1,00,000 बेटा 86, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 1,86,000 मील्स पर सेकेंड, मील, माइल पर सेकंड। तो बेटा ये दो ही वैल्यू हो गई मेनली, तीन वैल्यू को याद मत करना। तुम कहो सर 5 भी 8 भी है, कितना कितना याद कर? अरे यार बेटा 5 और 8 को तो बदलना तुमको आना ही चाहिए, इतना तो एटलीस्ट तुमको आना ही चाहिए। कैसे? ये याद रखो, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ज्यादातर आपको किसमें मिलेगी? मीटर पर सेकंड में मिलेगी। मीटर से किलोमीटर 3 जीरो कम हो जाएगी, तो 3 × 10 की पावर 5 मीटर की जगह क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर सेकंड। कभी कभार माइल्स में, वहां माइल्स में बदलने बैठेंगे कि किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं, मीटर में कितने माइल्स होते हैं, तो तुम सीधा याद कर लो 1,86,000 माइल पर सेकंड, 1,86,000 माइल पर सेकंड। तो इस बात को बोलेगा कैसे कि धारा, चाल को बोलते हैं वेग, धारा का वेग, ये पेपर में आया हुआ है जो मैं लिख रहा हूं यहाँ, ये सब आए हुए हैं, सिर्फ ये बीच वाला किलोमीटर वाला या मीटर वाले में से एक आया हुआ है। धारा का वेग बराबर होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है बेटा? प्रकाश के वेग के। प्रकाश का वेग, धारा का वेग है वो किसके बराबर होगा? प्रकाश के वेग के बराबर होगा। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं। बोलो हो जाएगा? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, कवर है अच्छे से। तो विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर है, dq/dt, है ना, या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर है ना। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में, धारा इस दिशा में, कूलाम सेकंड, कूलाम पर सेकंड एम्पियर, और बड़ी यूनिट है एबोटा, बायोट, एक बायोट में 10 एम्पियर। और ये सदिश योग के नियम की पालना नहीं करता है, इस वजह से अदिश राशि है। और धारा का वेग
प्रकाश के वेग के बराबर होता है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। कल यहीं से इसको रिपीट करते हुए स्टार्ट करेंगे। फिर कल हम जानेंगे कि विद्युत धारा की दिशा किस प्रकार से यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अच्छे से। फिर हम एम्पीयर की डेफिनेशन, एम्पीयर में अलग-अलग, और फिर 1 एम्पीयर क्या अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा, जैसे 1 ओम की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय। फिर 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे। फिर हम धारा की 2-3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे कि एसी और डीसी। ठीक है? ये थी आपकी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अब वीडियो देखने के बाद पीडीएफ को पढ़ लेना। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम भाई।